अपन बात कर रहे हैं कैमरा की, ठीक है। कैमरा दो टाइप का पढ़ना अपने को, तो पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा को मैं देसी कैमरा भी बोलूंगा बेटा, पिन होल कैमरा, देसी कैमरा। सर देसी नाम से एक बात याद आती है, अरे बेटा वो वाली बात, देसी कैमरा, ठीक है। और एक होता है क्या, लेंस कैमरा, ठीक साहब। तो पिन होल कैमरा में क्या होता है बेटा, तो देखो इसको देसी कैमरा, ये देख इसमें क्या हो गया बेटा, ये इस टाइप का, ये दिस इज वी, पीछे स्क्रीन, ये पर्दा स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है ना। ये पीछे जो पर्दा है वो वी दूरी पर है और यहां पे एक होल है, ये एक पिन होल है। अब यहां पे एक बिंब रख दिया मैंने, मान लो एक पेड़ बना देता हूं, एक बरगद का पेड़ बना दिया अपन ने, है ना, ये बरगद का पेड़, ठीक है। ये ए पॉइंट है इसका ऊपर टॉप का और ये बी पॉइंट है इसका जड़ बी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या, ये होल की साइज बहुत मैटर करती है। तो ये पूरा पैक, एक तरीके से पैक बॉक्स है, पीछे स्क्रीन रखी है जहां पे पर्दा रखा है, पर्दा जहां अपने को प्रतिबिंब बनवाना है, ये पर्दा, तो इस पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त करना है अपने को, ठीक है। अब देखो यहां से जो निकलने वाली रे बेटा, होल की साइज इतनी छोटी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन या सीधे पाथ को फॉलो करते हुए सीधे पाथ पे चलते चलते ये यहां पहुंचेगी, ठीक है। तो मैं बोल दूं ए का प्रतिबिंब ए डैश यहां बनेगा, और ऐसे ही बी से निकलने वाली किरण यहां पहुंचेगी, तो बी का प्रतिबिंब बी डैश यहां बनेगा। तो बी से निकलने वाली सीधी किरण वहां जाएगी, ए से निकलने वाली सीधी किरण वहां जाएगी, और बाकी ये जड़े तने वने यहां से। अब देखो यहां से निकलने वाली किरण ए डैश पर नहीं जा सकती, तो क्या मैं बोल दूं ए की इमेज अलग, ए का प्रतिबिंब अलग जगह बनेगा, और अगर ये कोई पॉइंट में सी ले लूं तो सी का प्रतिबिंब अलग जगह बनेगा। अगर यही होल थोड़ा बड़ा होता तो मैं बोल दूं सी से निकलने वाली किरण भी यहां पहुंच सकती थी ए डैश में, तो फिर क्या मिक्स हो जाती, तो फिर आपको प्रतिबिंब क्लियर नजर नहीं आता, थोड़ा अपरूपित नजर आता। इसीलिए हम क्या करते हैं, होल की साइज को बहुत छोटा, अति सूक्ष्म, लेकिन अति सूक्ष्म भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं ले सकते, क्यों वो बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर से। तो क्या मैं बोल दूं कि हर जगह से निकलने वाली, जैसे सी बिंदु है, यहां से निकलने वाली किरण ये यहां आएगी, ये चित्र सही नहीं बना थोड़ा, तो ए से निकल, ये सी से निकलने वाली किरण यहां आएगी, ये सी डैश ऐसे। तो हर अलग अलग बिंदु से निकलने वाली किरण अलग अलग जगह जाएगी, ये डी डैश, ये डी, ये बी से, ठीक है। तो हर बिंदु से निकलने वाली किरण अलग अलग जगह चली गई, ये। तो मैं बोल दूं बरगद के पेड़ की उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, बरगद के पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब। तो ये बरगद का पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है एच बिंब, और ये उसका प्रतिबिंब है जिसकी ऊंचाई कितनी है एच आई, ये कोण थीटा है बेटा, तो ये कोण भी थीटा है, ये क्लियर है। तो यहां से बिंब की दूरी है u और प्रतिबिंब की दूरी है v, तो यहां से मैं समरूप त्रिभुज बनाऊंगा बेटा, ये y है, ये y है, ये है बिंब की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया u, ये हो गया v, ठीक है। ये तो यहां से ये होल से बिंब हो गया u दूरी पे, प्रतिबिंब हो गया v दूरी पे, ऊंचाई हो गई ho h i। अब इनमें संबंध तो आ जाओ समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से। तो यहां से लिख दूं मैं tan phi इज इक्वल टू बिंब की ऊंचाई बटा u इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा v, ये बिंब की ऊंचाई बटा u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा ये। तो यहां से आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, है ना, इज इक्वल टू v बाई यू। ये आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर v बाई यू, क्लियर है। तो इस संबंध से कुछ नहीं, समरूप त्रिभुज से मैं 4 में से 3 चीज देके एक पूछेगा, ए भैया पूछी जाएगी, 4 में से 3 चीजें दी जाएगी, एक चीज पूछी जाएगी, क्लियर है। अभी एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। तो ये वर्किंग है, ये इसका कार्य प्रणाली है क्या, कि हर बिंदु से निकलने वाली किरणें सीधी सीधी जगह जाके एक जगह प्रतिबिंब बनाती है। तो ए से निकलने वाली यहां भी बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा, बी सी से निकलने वाला यही बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा। तो बोल दो हर जगह से निकलने वाली किरणें एक पर्टिकुलर जगह जाके वो एक छाया, वो क्या बोलते हैं, एक रोशनी क्रिएट करती है। तो ये अब देखो ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है, देखो इसकी कुछ विशेष बातें हैं वो लिख लो, है ना। तो ये तो हो गया इसका हिसाब किताब। तो मैं बोल दूं जैसे 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 छिद्र का आकार
छिद्र का आकार, वो जो छोटा सा छिद्र बनाया था ना अपन, छिद्र का आकार, पिन होल का आकार घटाया जाता है, घटाया जाता है। बताओ तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी? घटाया जाता है। तीव्रता घटने लगती है, तीव्रता घटने लगती है। ए प्रतिबिंब की तीव्रता घटने लगती है, सही बात है, ठीक है ना। और आकार, आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा, लैम्डा के तुलनात्मक, तुलनात्मक होने पर, होने पर, होने पर क्या? विवर्तन के कारण, विवर्तन, ए बेटा विवर्तन के कारण, याद है विवर्तन पढ़ा था, विवर्तन के कारण, के कारण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विरूपित या अपरूपित, जो भी बोलते, विरूपित, विरूपित है ना, ब्लर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लर्ड होने लगता है, होने लगता है। देखो आपने छिद्र छोटा करा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किरण एक ही जगह जाएगी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे? विवर्तन होने लगता है। सर विवर्तन क्या होता है? थोड़ा बताओ, बताता हूं। जैसे ये यहाँ पे छिद्र है, ठीक है, और लैम्डा के तुलनात्मक हो जाता है, तो वो जो प्रकाश की किरण यूं आ रही थी, वो टकरा टकरा के ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने लगती है। देख यहां से टकरा टकरा के जो यहां जा रही थी, वो थोड़ी इधर और उधर भी प्रवेश करने लगती है, समझ गए? ऐसे ही दूसरी किरण जो यूं जा रही थी, वो यूं और यूं भी प्रवेश करने लगती है, तो एक दूसरे से ओवरलैपित होने लगेगी, तो थोड़ी सी ब्लड हो जाएगी इमेज। तो ज्यादा छोटा भी छिद्र का आकार मत करो, ये सोच के कि नहीं और अच्छा मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे छिद्र का आकार, जैसे जैसे छिद्र का आकार, छिद्र का आकार बढ़ाया जाता है, घटाने की जगह बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तीव्रता बढ़ने लगती है, तीव्रता बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे छिद्र का आकार बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे तीव्रता बढ़ने लगती है। अब घटने की बजाय तीव्रता क्या हो गई बेटा? बढ़ने लगती है, ठीक है। लेकिन फिर से, लेकिन परंतु, परंतु पुनः 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 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विरूपित, विरूपित या अपरूपित कर दो, विरूपित, अपरूपित कुछ भी बोलो यार, अब अपरूपित क्या हिंदी वर्ड है मुझे नहीं पता, अपरूपित वही ब्लड, ब्लड है ना, होने लगता है। क्यों होने लगता है? इस बार क्या हो गया बेटा? सर अब इस बार तो विवर्तन नहीं होगा। हाँ, इस बार विवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह की किरणें पहुंचने लग जाएगी। देख छिद्र अगर आपने बड़ा कर दिया, तो जैसे ये देख पहले बिंब था, तो पहले एक ही किरण यहां पहुंच रही थी, ये नहीं पहुंच रही थी, अब ये देख ये भी पहुंचने लग गई है। देख छिद्र का आकार बड़ा होने से, तो बोल दो ए और सी दोनों की किरणें एक जगह पहुंचने लग गई, ए डैश सी डैश, तो थोड़ी थोड़ी सी की छाया भी आने लग गई। क्लियर है? तो एक दूसरे में मर्ज होने लग गई है, तो ये विरूपित होने लगेगा। ज्यादा बड़ा कर दोगे छिद्र तो नजर ही नहीं आएगा प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि सबकी किरणें पहुंचने लग गई। तो अब कौन सा पेड़ का तना और कौन सा पेड़ का टॉप? ठीक सर, ठीक है ना। तो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए छिद्र का आकार, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों समय विरूपित हो जाएगी। ठीक साहब, अब आ जाओ। जो पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब, पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त है ना, है ना, पर्दे पर प्राप्त आकृति है ना, आकृति को ना तो छाया कहा जा सकता है, ना तो छाया कहा जा सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते बरगद के पेड़ की छाया है, ना तो छाया कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि देख छाया में तो क्या होता है? डार्कनेस होती है। याद है? छाया में तो सब जगह उजाला और वहां पर प्रकाश की कमी होती है, क्योंकि छाया में अंधेरापन होता है, अंधेरापन होता है, अंधेरापन होता है। यहां तो चित्र की जगह आकृति उजालेदार है, आकृति यहां तो आकृति चमकीली है। समझ गए? उल्टा वहां तो चमक है। ए इधर देख, यहां तो आकृति चमकीली है, यहां तो जहां जहां किरणें पहुंची वहीं तो बरगद का पेड़ नजर आया, तो यहां तो बरगद के पेड़ की जगह रोशनी मिलेगी, तो इसको छाया कैसे बोल दूं मैं? छाया तो वो होती जहां पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचती, अंधेरा होता है। तो कोई बरगद के पेड़ की छाया तो वो होगी जो सीधी सूरज की किरणें गिर के जमीन पर बन रही होगी। ठीक सर, क्योंकि उतनी किरणें रुक जाएगी सूरज से आने वाली। ठीक है सर, है ना। आकृति ना तो छाया कहा जा सकता है इसको, ना तो छाया कहा जा सकता है, और ना ही प्रतिबिंब, ना ही
प्रतिबिंब। सर प्रतिबिंब क्यों नहीं कह सकते? प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब भी नहीं बोल सकते, प्रतिबिंब। क्योंकि 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 बिंब से आने वाली किरणें, ठीक है, किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट, किरणें उस जगह पर है ना मिलती नहीं है ना, पर मिल नहीं रही। क्लियर है? वहां पे क्या अलग अलग बिंदुओं से आने वाली किरणें थोड़ी मिल रही है क्या? ठीक है ना, क्योंकि बिंब से आने वाली किरणें उस जगह पर मिल नहीं रही, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर है क्या? अलग अलग बिंदुओं से छिद्र के आने वाली किरणें मिल नहीं रही। अतः पर्दा रखे बिना बिंब का प्रतिबिंब हवा में नहीं देखा जा सकता। सर समझ में नहीं आई ये बात, बताता हूं। सकता, जैसे देख बेटा क्या है, जैसे ये जगह, अब तू ये कह रहा है यहां प्रतिबिंब बन रहा है, अगर ये पर्दा हटा दूं और मैं इधर से देखूं तो मुझे यहां कोई उल्टा बरगद का पेड़ नजर नहीं आएगा। तो मैं अगर ये रखूंगा ना स्क्रीन, तभी यहां पे उजाला मिलेगा, बाकी सब जगह अंधेरा होगा, तो मुझे बरगद का पेड़ नजर आएगा। समझ गए? तो पर्दा जरूरी है, जबकि लेंस वगैरह में ऐसा नहीं होता है। सर कैसे समझाओ? वहां प्रतिबिंब बनता है, बताऊं कैसे? देख, जैसे लेंस रख दिया, ठीक है, अब यहां 2f पर अगर मैंने एक बिंब रखा, मैं 2f ही ले रहा हूं, तो मैं बोल दूं 2f की 2f पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे किरणें काट रही है, देख, इस ए से निकलने वाली किरणें लेंस के अलग अलग भागों से आके यहां मिली, तो यहां किरणें जितनी भी इस जगह से किरण निकल रही होगी, जितनी भी वो सब यहां काट रही होगी। ये तो ए से निकलने वाली सारी किरणें यहां मिलेगी ए डैश, और ऐसे ही बी से निकलने वाली सारी किरणें यहां मिलेगी बी डैश। ये बी डैश। तो क्या मैं बोल दूं ए वाली सारी किरणें यहां मिलेगी और बी वाली सारी किरणें यहां मिलेगी? तो ये प्रतिबिंब है। अब अगर मैं यहां पर्दा नहीं भी रखूंगा तो मुझे हवा में यहां उल्टी, जैसे वहां अगर आपने कैंडल जला दी 2f पे, तो यहां मेरे को उल्टी कैंडल जलती हुई दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी हवा में। समझ गया? क्योंकि ये किरणें इंटरसेक्ट कर रही है। यहां लो होगी कैंडल की, तो यहां पे लो जलती हुई दिखेगी मुझे, यहां पे उल्टी है लो जलती हुई। यहां पे कैंडल की ये बॉटम होगा, यहां बॉटम दिखेगा। यहां मोम पड़ा है तो यहां पे भी मोम पड़ा हुआ दिखेगा, ये हवा में। और पर्दा रखूंगा तो पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहां पर किरणें आपस में इंटरसेक्ट या कटान कर रही है, तो मुझे वास्तव में प्रतिबिंब नजर आएगा हवा में भी। ठीक है, या ऐसा हवा में प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किरणें आपस में एक दूसरे को हवा में काट ही नहीं रही है। क्लियर है? सर समझ में आ गई? तो ना ये प्रतिबिंब है ना ये छाया है, तो क्या है? ये सिर्फ उसका एक आकृति प्राप्त हो गई पर्दे पे। ठीक है, छिद्र का आकार घटाने बढ़ाने दोनों पर इसका अपरूपण हो जाता है या विरूपण हो जाता है। किसका? प्रतिबिंब का, मतलब जो भी छाया का, जो भी आकृति का, सॉरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार तो विवर्तन होने लगता है, बहुत छोटा छिद्र होने पर, बहुत बड़ा छिद्र होने पर खूब सारी किरणें मिलने लगती है, तो सारा गड़बड़ होने लगती है। ठीक है साहब। और न्यूमेरिकल करना हो तो ऐसे कर लेना, क्या? समरूप त्रिभुज से। सर एक आधा क्वेश्चन करा दो, छोटा सा कर ले बेटा, आजा। एग्जाम्पल तेरे एक सोल्ड एग्जाम्पल में वो ले लेते हैं क्या? अच्छा देखो, एक कैमरा है, मैं सीधा चित्र बना रहा हूं, उन्होंने लैंग्वेज लिखी है। एक कैमरा है जिसपे 75 सेंटीमीटर हाई फिल्म है। ये चलो, एक कैमरे में, एक कैमरे की फिल्म, एक कैमरे की फिल्म या पर्दा फिल्म 75 सेंटीमीटर ऊंची है। वह छिद्र से 150 mm दूर है, mm दूरी पर है, ठीक है, 150 mm दूरी पर है। इससे एक 10 मीटर ऊंचाई के, 10 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब वाले पेड़ का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब
प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, के लिए छिद्र से पेड़ की, छिद्र से पेड़ की न्यूनतम दूरी बताइए, पेड़ की न्यूनतम दूरी बताइए। ठीक है, न्यूनतम दूरी बतानी है। ठीक साहब, ये लो साहब सॉल्यूशन। ठीक है, मच्छर क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, थोड़ा सा न्यूमेरिकल एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं सर। ठीक है, ये देख, ये आपका 75 कितना है, हाँ नहीं 10 मीटर ऊंचा पेड़ है ये, ए बी पेड़ हो गया। ठीक है, अब इसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो है ना, ये है ना, इस पूरे पे प्रतिबिंब प्राप्त करना है यूं। ठीक है, तो मैं बोल दूं ये हो गया पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा पेड़ है ये, ए बी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हो गया ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, ये ठीक है। अब ये दूरी कितनी है बेटा, ये पता करना है ना, कितनी दूर हो, है ना। और ये 150 mm दूरी पर है, ये 150 mm दूरी पे, 150 mm। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये 150 mm ये दूरी है, यू पता करना है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा पेड़ है तो न्यूनतम दूरी बतानी है। और 75 सेंटीमीटर की आपकी स्क्रीन थी, तो 75 सेंटीमीटर पे पूरा पेड़ आ जाना चाहिए। कितना दूर रखूं, ठीक साहब, तो यहां से मैं बोल दूं समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से, त्रिभुज से, ये देख ये समरूप त्रिभुज, तो ये यू हो गया है ना, ये अभिलंब, और यहां हो गया 150 mm। ठीक साहब, और ये 75 सेंटीमीटर नहीं, ये mm है ना, ये गलत लिखा है, 75 mm है ना, यहाँ पे भी mm कर दो बेटा, यही तो एरर थी इसमें, ये सेंटीमीटर गलत छप गया, ये 75 mm है। ठीक सर, ठीक है ना। तो आ जाओ समरूप त्रिभुज से, तो मैं बोल दूं ये 5 ये, तो यहां से अभिलंब बटा आधार सेम कर लूं, तो यहां से आ जाएगा बेटा u बटा 10 मीटर इज इक्वल टू ए, इसका अभिलंब बटा आधार, इसका भी अभिलंब बटा आधार v बटा 75 mm, और इसका v कितना है बेटा, ये पर्दा कितना दूर है 150 mm, तो यहां से 150 mm क्लियर है, तो ये 150 mm बटा 75, ये कट गया 2 बार, तो u बराबर आ गया क्या, कितना 20 मीटर। तो आप 20 मीटर दूरी पर आपके, गलत तो नहीं करा ना, अभिलंब बटा u बटा, ठीक है, अभिलंब बटा आधार, तो 20 मीटर दूरी पे आप ले जाके इस पेड़ को रख दो, आपको पूरा का पूरा प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर दूरी पे, बिल्कुल ओके। तो समरूप त्रिभुज से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटा, पेड़ की ऊंचाई तो ये आधार हो गया इस त्रिभुज का, बटा दूरी ये अभिलंब हो गया, फिर वहां पे ये पर्दे की ऊंचाई तो ये हो गया आधार इसका, और फिर ये इन दोनों के बीच की छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी ये अभिलंब हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। ठीक है, समरूप त्रिभुज लगाना है, तो ये हो गया बेटा पिन होल कैमरा। अब अपने को पढ़ना है बेटा लेंस कैमरा। क्या पढ़ना है, लेंस। बेटा अब अपन बात करते हैं लेंस कैमरा की। किसकी बात करते हैं, लेंस कैमरा। लेंस कैमरा में क्या होगा बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है बेटा, जितने भी बिंब से आने वाली किरणें हैं सबसे पहले उनको फोकस करता है फिल्म की, ये फिल्म पे, तो फिल्म उसके फोकस में, मतलब जितनी भी किरणें लेंस पे गिरेगी वो सब जाके फिल्म पे मिले। पहले सबसे पहले तो ऐसा एडजस्ट कर दिया इसको, ठीक सर कर दिया। अब बिंब से निकलने वाली सब किरणें फिल्म पे बनने वाली, ये बात ठीक है। अब बीच में आता है एक द्वारक, लगाते हैं द्वारक। ये द्वारक होता है, अपन वृत्ताकार मान रहे हैं इसको, है ना, वृत्ताकार द्वारक। अब इस द्वारक को सेट करते हैं अपन, कितनी किरणें जाएगी वो ये द्वारक डिसाइड करेगा। तो द्वारक होता है वैसे व्यास, द्वारक एक्चुअल में ये क्षेत्रफल नहीं होता, व्यास। तो बोल दो द्वारक, तो ये जो द्वारक होता है, ये यहां लिख दे द्वारक। ये क्या है बेटा, द्वारक, ये द्वारक। तो ये द्वारक अंदर जाने वाली तीव्रता को कंट्रोल करता है। तो आप इस द्वारक की सेटिंग, एफ सेटिंग बोलते हैं उसको, एफ नंबर सेटिंग या एफ सेटिंग, उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जो अपने ज्ञात एफ सेटिंग है, इसका मतलब अभी समझूंगा, f/2, f/2.8, f/5.4, f/5.6, ऐसी होती है। ठीक है, तो 2, 2.8, 4, 4 ठीक है, इस टाइप की एफ सेटिंग होती है। अभी समझेंगे इसको बाद में। तो द्वारक का कुल मिला के व्यास, हम इस द्वारक को या इस वृत्ताकार भाग के व्यास को हम चाहे जैसा कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट यहां से हो जाएगा। फिर सामने लगा होता है एक शटर। सर क्यों लगा होता है शटर, क्योंकि ये जो
प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट, इस पर प्रकाश गिरते ही ये इंप्रेशन दे देंगी, तो ये प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए याद है पहले जो कैमरे होते थे रील वाले, उनको अंधेरे कमरे में ले जाके पिक्चर बनानी होती थी, बाकी वो रील ही खराब हो जाएगी। तो इसको उजाले में अपन एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं तो ये प्रतिक्रिया कर लेगी, वो केमिस्ट्री की बात हो गई। तो ये शटर तभी हटेगा जब मेरे को मेरा फोटो चाहिएगा, इसका फोटो चाहिएगा तब शटर हटा दूंगा, इससे आने वाली किरणें गिरेगी और फिर वापस शटर बंद कर देंगे तो उसका इंप्रेशन आ जाएगा, उस रील को जाके निकाल लो और उसकी फिल्म बना लो। ठीक है सर। तो इस पर्दे पर सारा कुछ हिसाब किताब होगा, क्योंकि यहां पे सारी वो रासायनिक अभिक्रिया वाली फिल्म यहां रखी हुई है। ये शटर हटेगा एक पर्टिकुलर समय के लिए, तब ये किरणें जाएगी, कितनी किरणें जाएगी वो ये द्वारक बताएगा, और पर्दे पर गिरेगी इसकी श्योरिटी लेंस करेगा। तो लेंस करता है पर्दे पर फोकस, द्वारक बताता है कितनी किरणें जाएगी, शटर हटके ये बता देता है कि हाँ फिल्म बना दी। ठीक है, ये शटर का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एक्सपोजर टाइम। ठीक है, अभिक्रिया समय या एक्सपोजर टाइम। ठीक है, अब एक्सपोजर टाइम की हिंदी मुझे नहीं पता। एक्सपोजर टाइम वही कितनी देर के लिए फिल्म को एक्सपोज करा। इतनी अंग्रेजी हमारे को आती है बेटा, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, शाना मत बन जाता। तो क्या मैं बोल दूं कि कितनी देर के लिए फिल्म को एक्सपोज करा, है ना, इसके सामने, किरणों के सामने, उसको एक्सपोजर टाइम बोलते हैं। ठीक साहब, द्वारक मैंने बता ही दिया, लेंस ये। ठीक साहब, अगर बिंब की दूरी लेंस से u है और प्रतिबिंब की v है तो लेंस सूत्र से अपन uv का हिसाब कर देंगे। तो मैं बोल दूं क्वेश्चन के लिए लेंस सूत्र प्रयुक्त होगा, लेंस सूत्र से। तो आपको जब भी इसमें न्यूमेरिकल आएगा लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर वो कहे कि लेंस का फोकस इतना है, बिंब की दूरी इतनी, तो बताओ फिल्म कितनी दूर रखी है या फिल्म इतनी दूर रखी है, वो जो भी पूछे बता देना। 3 में से 2 देके 1 पूछेगा, ये तो खूब कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये न्यूमेरिकल तो मच्छर है। फिल्म की ऊंचाई m बराबर v/u, सब निकल जाएगी, m बराबर v/u, सारे लेंस के सूत्र लगा देना। ठीक है सर, सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुद्दे की बात आती है कि ये अब देखो, फिल्म पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यहां से इंपॉर्टेंट बात, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है, एक निश्चित ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाशीय ऊर्जा आवश्यक होती है। निश्चित प्रकाशीय ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा का मान होता है IST बराबर नियत। वो ऊर्जा जो भी होती है वो नियत, इतनी ऊर्जा चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा सर आपने कैसे लिखी? I हो गई प्रकाश की तीव्रता, तो मैं बोल दूं ये तीव्रता, ये प्रकाश की क्या हो गई बेटा? तीव्रता, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता। ये हो गया एकांक क्षेत्रफल, ये हो गया द्वारक का क्षेत्रफल, ठीक है, द्वारक का क्षेत्रफल, तीव्रता। ठीक है, T हो गया ये एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम, इन तीनों का गुणा नियत होता है। ठीक है, एक्सपोजर टाइम और इन सब का गुणा नियत होता है, I × S × T। तो अब देखो, अब इसको मैं लिख दूं I। अब इसमें से क्या हो गया, जैसे मान लो मैं दिन में फोटो खींच रहा हूं, अब आज प्रकाश की तीव्रता दिन में तो जो है वो है, अब मैं द्वारक को कम ज्यादा करूंगा तो एक्सपोजर टाइम कम ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे तीनों का गुणा नियत रखना है। समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 100 ऊर्जा चाहिए, यूं ही ले रहा हूं मैं 100, और मान लो तीव्रता 20 है और द्वारक का मान 5 है, तो बता मैं एक्सपोजर समय कितना रखूं? तो मैं बोल दूं T कर दो, तो 20 × 5 × T बराबर 100 हो जाना चाहिए तब तक एक्सपोजर, तो T बराबर 1 सेकंड आ गया। ये 50 है तो T बराबर 0.1 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? तो तीनों का गुणा मिला के नियत होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन नियत होगा, क्योंकि तीव्रता होती है एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा। तो इस जगह अगर एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा 10 जूल है और अगर ये 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मैं बोल दूं 10 × 2, ये तो एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा इंटू क्षेत्रफल, ये हो जाएगी कुल गिरने वाली ऊर्जा प्रति सेकंड। तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा तीव्रता होती है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा तीव्रता होती है, इंटू क्षेत्रफल जितना तेने द्वारक का रखा उसका गुणा करा तो इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड गिर रही है। अब एक्सपोजर टाइम तेने अगर शटर 0.1 सेकंड के लिए हटाया तो इसको 0.1 से गुणा कर दे, तो तीनों का गुणा करने से ऊर्जा आती है। तो ये हो गई एकांक क्षेत्रफल पर तीव्रता क्या होती है बेटा? एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा, ठीक है, ये इंटू ये क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू ये समय, ये
तीनों का गुणा कर दो, एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा इंटू क्षेत्रफल इंटू समय, ये आ गई कुल ऊर्जा गिरने वाली, क्योंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल वाला कट गया और एकांक समय पर गिरने, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड में ये सेकंड भी कट गया, ठीक है, तो ये ऊर्जा आ गई। ठीक सर, तो I इंटू एस इंटू टी का गुणा नियत होता है, ठीक है, तो I इंटू एस इंटू टी का गुणा नियत होता है। आप कई बार देखो, अब क्वेश्चनों में क्या होगा, अगर तीव्रता नियत दे दे, है ना, यदि, ज्यादातर तो क्या होता है बेटा, यदि पहला, यदि द्वारक का क्षेत्रफल नियत हो, क्षेत्रफल नियत, द्वारक मतलब फिक्स कर दिया मैंने, ज्यादातर कैमरे की एफ सेटिंग नहीं बदलते हम, क्षेत्रफल नियत, सिर्फ एक्सपोजर टाइम नियत, द्वारक का क्षेत्रफल नियत, ठीक है, तो मैं बोल दूं I1 T1 बराबर I2 T2, तो मैं बोल दूं अगर द्वारक का क्षेत्रफल नियत है, तो अगर मैं सुबह और शाम में, अगर शाम को फोटो खींचूंगा और शाम को तीव्रता कम है तो एक्सपोजर टाइम ज्यादा होगा, तो दिन की बजाय शाम को ज्यादा एक्सपोजर टाइम लगेगा फोटो आने में। यस सर, ठीक है, तो ज्यादा देर तक वो खुला रखना पड़ेगा कैमरा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब अगर मान लो तीव्रता नियत हो, जैसे दिन में ही फोटो खींच रहा हूं, यदि तीव्रता नियत हो, पहला तो कैसे हो गया, सेकंड यदि तीव्रता नियत हो, तीव्रता नियत, तो बोल दो I नियत हो गया, तीव्रता नियत, यहां पे क्या था, S बराबर नियत, यहां पे तीव्रता नियत कर दी बेटा, I बराबर नियत, और जैसे I नियत करा तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा S1 T1 बराबर S2 T2। तो जैसे द्वारक को अपन बदलेंगे, अब जो प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे दिन में भी फोटो खींचते तो एफ सेटिंग चेंज करते हैं, अब उनको वीडियो बनाना है या तुम्हारी फोटो खींचनी, उस हिसाब से एफ सेटिंग चेंज करते रहते हैं वो, ठीक है साहब। तो अगर वो एफ सेटिंग चेंज करते हैं तो उनको फोटो अच्छा खींचना आती है, तो बोल दो ये आ गया S1 T1 बराबर। अब ज्यादातर द्वारक का क्षेत्रफल नहीं, द्वारक का आकार देता है, मतलब वो व्यास, द्वारक का मतलब व्यास, तो मैं बोल दूं इसको मैं d लिख दूं, तो मैं बोल दूं S बराबर पाई d स्क्वायर बाई 4। ए द्वारक के व्यास में और क्षेत्रफल में संबंध ये होता है, किसी भी वृत्त का व्यास और क्षेत्रफल में संबंध ये होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r होता है कितना d/2, r बराबर d/2, व्यास का आधा, तो d स्क्वायर बटा 4 आ गया। ठीक सर, रखो ऊपर, तो यहां आ जाएगा बेटा पाई d1 स्क्वायर t1 बटा 4 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बटा 4 इंटू t2, ये पाई 4 कट गया, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा d1 स्क्वायर t1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर t2, ये संबंध है, तो ये संबंध आ गया बेटा, ये। तो अगर मान लो द्वारक नियत है तो I और T, तीव्रता और एक्सपोजर समय का गुणा नियत होगा, तो अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो, दिन में फोटो खींचते हो तो कम एक्सपोजर टाइम लगेगा शाम की तुलना में। फिर अगर आपने द्वारक को छेड़ा, मतलब तीव्रता दिन में ही फोटो खींच रहे हो और द्वारक कम ज्यादा करा, तो जैसे जैसे द्वारक छोटा होता जाएगा वैसे वैसे एक्सपोजर टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। कई बार द्वारक का क्षेत्रफल दे देता है, कई बार द्वारक का व्यास दे देता है, ठीक सर, ठीक है। अब देखो है ना, अब देखो क्या होता है, चलो वो उसकी बात है, द्वारक की बात बाद में करूंगा, एफ सेटिंग की बात, पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यदि 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 दिन के समय में यदि प्रकाश की तीव्रता नियत है, यदि प्रकाश की तीव्रता नियत हो, नियत रहे, वह द्वारक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दुगुना कर दे, तो एक्सपोजर समय ए दुगुना हो जाएगा, दुगुना, बी 4 गुना, सी आधा, या डी चौथाई। बोलो चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं तीव्रता नियत रहे वह क्षेत्रफल दुगुना कर दे, तो मैं बोल दूं तीव्रता नियत रहे तो I बराबर नियत, और जैसे I बराबर नियत आ गया तो I इंटू एस इंटू टी का गुणा नियत रखना है मेरे को। तो अगर I नियत है तो बोल दो S1 T1 बराबर S2 T2, अरे S1 T1 बराबर S2 T2 I नियत है, तो ठीक साहब, तो I नियत है तो S1 T1 बराबर S2 T2, और चूंकि क्षेत्रफल दुगुना कर दिया तो सीधा S था पहले और T नोट समय था एक्सपोजर टाइम, तो क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, 4 गुना नहीं दुगुना 2S, तो बोल दो क्षेत्रफल आपने दुगुना कर दिया 2S, तो क्या मैं बोल दूं ये एक्सपोजर समय जो होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, तो T2 बराबर आ जाएगा बेटा T नोट बटा 2, ये तो एक्सपोजर समय आधा हो गया। तो जैसे ही क्षेत्रफल दुगुना कर दिया तो एक्सपोजर समय आधा हो गया। यस सर, अगला देखो,
अगला देखो बेटा, यदि द्वारक का यदि प्रकाश की तीव्रता नियत हो, प्रकाश की तीव्रता नियत हो वह द्वारक का व्यास दुगुना कर दे, ठीक है। वह प्रारंभ में एक्सपोजर समय 1/200 सेकंड था, तो अब नया एक्सपोजर टाइम समय कितना होगा, ठीक साहब, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, द्वारक तीव्रता नियत हो, ठीक साहब, आई बराबर नियत, ठीक है, आई बराबर नियत। द्वारक का व्यास दुगुना कर दे, है ना, तो द्वारक का व्यास दुगुना कर दे, तो अब व्यास की बात चल रही, तो मैं कर लिखूं d² t बराबर नियत होता है, d1² t1 = d2² t2, याद है यार, ये आई नियत है, तो s1 t1 बराबर s2 t2, s1 t1 बराबर s2 t2, तो बस ये हिसाब लगाया। अब व्यास दुगुना हो गया द्वारक का, तो मैं बोल दूं ये d² और एक्सपोजर समय पहले 1/200 सेकंड था, = व्यास दुगुना कर दिया तो ये 2d का स्क्वायर, और नया एक्सपोजर समय t, तो यहाँ d² कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल दूं t बराबर आ जाएगा बेटा, व्यास दुगुना कर दिया तो 1/4 हो जाएगा समय, तो मैं बोल दूं 1/800 सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, अरे 1/4 रह गया समय, जो पहले 1/200 था वो 1/800 हो गया। यस सर, तो बिल्कुल समझ में आया सर। चले आगे, तो ये एक्सपोजर समय बस इसमें व्यास में संबंध आ गया, ठीक है। अब देखो, अब होता है बेटा एक एफ नंबर, क्या होता है, एफ नंबर, फिर और आगे क्वेश्चन करेंगे, एफ नंबर है ना, ऐसे ही लिखते हैं एफ नंबर। तो क्या होता है एफ नंबर, तो एफ नंबर बराबर होता है बेटा फोकस दूरी, लेंस की फोकस बटा द्वारक मतलब वही व्यास, द्वारक का आकार मतलब वही व्यास, ठीक है साहब, ये एफ नंबर। अब देखो बेटा, इसको यूं नहीं समझ में आएगा ये, है ना। अब इस द्वारक को इधर भेज दो तो द्वारक बटा एफ नंबर हो गया क्या, ये यूं नहीं। यदि किसी कैमरे का अब इसमें एक लफड़ा है, यदि किसी कैमरे का एफ नंबर बराबर f/11 है या f/10 है, इसका मीनिंग क्या हुआ ये बता दो। अब एफ नंबर एक f/10 रख के बच्चा यहाँ पे f/10 रख देता और ये द्वारक बराबर 10 बोल देता, नहीं, यूं नहीं होता है। एफ नंबर ये नंबर एक्चुअल में एफ नंबर ये होता है, नंबर जो लगा होता है, ठीक है। एफ नंबर f/10 है, तो बोल दो फोकस का 10वां भाग, तो ये द्वारक हो गया। इस द्वारक को उधर ले जाऊंगा तो ये जो नंबर है ना, तो द्वारक का आकार, द्वारक फोकस का, लेंस की फोकस से का 1/10वां पार्ट, 1/10वां भाग होगा, 10वां भाग होगा, ठीक है। तो लेंस की फोकस का 1/10वां भाग होगा, तो द्वारक का जो व्यास है वो लेंस की फोकस का 1/10वां भाग होगा। क्लियर है क्या। तो ये बात चल रही थी अपनी क्या, एफ नंबर, तो फोकस का, तो एफ नंबर f/10 है, मतलब फोकस का 10वां भाग होगा क्या, द्वारक का आकार। तो द्वारक का जो व्यास है वो फोकस, जो लेंस की फोकस है उसका 1/10 होगा, ठीक है। ये मीनिंग होता है, ये मीनिंग समझना बेटा। तो मैं बोल दूं एक तरीके से एफ नंबर दिमाग में ये नीचे वाला नंबर ही अपने, ठीक सर। तो अब अपने जो एक रिलेशन आया था d²t, है ना, d² t बराबर नियत, तो क्या मैं बोल दूं एक्सपोजर समय व्युत्क्रमानुपाती है द्वारक के आकार के वर्ग के, यानी कि द्वारक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और द्वारक जो होता है वो एफ नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो द्वारक, ये एफ नंबर इसको बोल रहा हूं ना मैं, तो मैं बोल दूं द्वारक, ये द्वारक व्युत्क्रमानुपाती है एफ नंबर के, बेटा यही है एफ नंबर। वो तो 1/10वां भाग है, यानी कि एफ नंबर 20 हो जाएगा, तो द्वारक आधा हो जाएगा इसका, अभी जो है उसका। अभी द्वारक अगर 1/10वां भाग है, तो जैसे एफ नंबर 20 होगा, ये एफ नंबर 20 होगा, तो मैं बोल दूं द्वारक आधा हो गया, अभी जो है उसका आधा हो गया, तो मैं बोल दूं द्वारक एफ नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पे द्वारक तो एक्सपोजर समय, तो मैं बोल दूं नियत तीव्रता, आई नियत होता है, तो इस रिलेशन से एक्सपोजर समय द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और द्वारक खुद एफ नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं बोल दूं ये एक तरीके से एफ नंबर आ गया यहाँ,
के वर्ग के समानुपाती हो गया ये। तो ध्यान रखना, तो एक्सपोजर समय द्वारक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना द्वारक छोटा होगा उतना एक्सपोजर समय वर्ग के साथ बढ़ता जाएगा उसके वर्ग का। जैसे द्वारक आधा हो गया तो 4 गुना एक्सपोजर समय हो जाएगा। और द्वारक आधा कब होगा? जब एफ नंबर दुगुना होगा। तो मैं बोल दूं एफ नंबर के वर्ग के समानुपाती है। सर एक क्वेश्चन करवाओ, इधर देखो, है ना, मैं आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही करा देता हूं तेरे को। ये देख लेना बेटा, तेरी एक्सरसाइज में है ना, मच्छर क्वेश्चन। AIPMT 1995 एग्जाम्पल, AIPMT 1995। ठीक सर क्या क्वेश्चन आया था, है ना, क्या है? कैमरा एक एफ नंबर बराबर एफ बटा 2.8, है ना। अरे यार एक चीज और देख, है ना, ये एक एफ नंबर की सारणी है, वो याद रखना, है ना। उसमें क्या फिर कैलकुलेशन बच जाएगी तेरी, है ना। ठीक है, ये एफ नंबर और ये बहुत बढ़िया सारणी है, पसंद आएगी आपको ये सारणी। ये एफ नंबर भी बता रहा हूं उसके, और एफ नंबर का वर्ग भी बता रहा हूं, एफ नंबर का वर्ग। ठीक है, ये एफ नंबर, ठीक है। तो जैसे एफ नंबर 2 होगा, वही नीचे वाला नंबर एफ नंबर 2, तो वर्ग 4 हो गया। एफ नंबर 2.8, अब समझना, ये 2.8 जो लिखा है ना बेटा उर्दू में, है ना, ये लगभग होता है 2√2, 1.4 का दुगुना। तो इसका वर्ग हो जाएगा कितना? देख 2.8 का वर्ग करता है तेरे को ठीक आ जाती है, 2√2 का वर्ग करोगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2.8 के बाद आ जा तू, ये 4 लिखे, तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा? 16। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बेटा कितना? 4√2, 5.6 लिखा हुआ होगा। अब 5.6 जो ये चाइनीज में लिखा है, इसको 4√2 कर दूं क्या मैं? अरे ये 4√2, अब ये 5.6 तेरे को पता होना चाहिए 4√2 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 32। ठीक है, मॉड्यूल में थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, गलत लिख दिया। ठीक सर, अरे इधर 32 छप गया, इधर 16। ठीक है, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2.8 का वर्ग होता है 8, क्योंकि 2.8 इज बेसिकली 2√2। फिर 4 का वर्ग 16 और 4√2 का वर्ग 5.6 यानी कि 4√2 का वर्ग 32। ये याद होना चाहिए बेटा। अब ये 5.6 का वर्ग तेरे से होता नहीं, पर ये पता होना चाहिए 4√2 है। 2.8 का वर्ग तेरे से होता नहीं, पर ये पता होना चाहिए 2√2 है। ठीक सर, अब पता रखेंगे तो बस ये। तो अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो लिख रहा हूं मैं। AIPMT क्या लिखा था? 1995। AIPMT 1995, AIPMT 1995। ठीक है, एक एफ नंबर एफ बटा 2.8 वाले कैमरे के लिए एक्सपोजर समय का मान T0 बराबर 1/200 सेकेंड है। तो एफ नंबर f अपॉन 5.6 वाले कैमरे का एक्सपोजर समय क्या होगा? ठीक है, ये चला जाओ। तो क्या मैं बोल दूं? अब देखो एफ नंबर अपन ने 2.8 से 5.6 कर दिया, तो एफ नंबर दुगुना कर दिया आपने। एफ नंबर दुगुना, तो मैं बोल दूं द्वारक आधा हो गया। जैसे जैसे एफ नंबर बढ़ेगा द्वारक छोटा होता जाएगा, क्योंकि द्वारक बराबर फोकस बटा एफ नंबर होता है, फोकस बटा एफ नंबर होता है, द्वारक बराबर। तो एफ नंबर दुगुना तो फोकस आधा, सॉरी एफ नंबर दुगुना तो द्वारक आधा, और द्वारक आधा तो मैं बोल दूं उसका क्षेत्रफल चौथाई, तो एक्सपोजर समय 4 गुना। यस सर, तो मैं सीधा लिख दूं d² T बराबर नियत, और d होता है याद है ए द्वारक, तो यहां से T व्युत्क्रमानुपाती द्वारक का स्क्वायर, और T एक्सपोजर समय समानुपाती एफ नंबर का स्क्वायर बताया था ये मैंने, तो सीधा एफ नंबर से कर सकता हूं। तो जो एक्सपोजर समय है वो एफ नंबर के समानुपाती होता है, तो मैं बोल दूं नया एक्सपोजर समय बटा पुराना एक्सपोजर समय, तो नया एफ नंबर टू बटा एफ नंबर 1 का वर्ग। ठीक सर, तो ये नया समय इज इक्वल टू 1/200, ये पुराना समय इंटू एफ नंबर। नया एफ नंबर कितना हो गया? 5.6, पुराना कितना था? 2.8, तो क्या मैं बोल दूं इसका वर्ग? एफ नंबर ये, हाँ, तो यहां से तो ये 4 गुना आ गया, तो T2 बराबर 4/200
सेकेंड। अब इसको भाग लगाएंगे तो 0.02 सेकेंड आ रहा है इज द आंसर। ये आया नया एक्सपोजर समय 0.02 सेकेंड। यस सर, सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? तो ये बात है। ओके सर।